एक बेटे ने पहले तो अपने माता पिता की हत्या की और फिर 5 दिन तक एक कमरे के अंदर उनकी डेड बॉडीज के साथ, लाशों के साथ करता रहा कुछ ऐसा कांड कि अगर आप सुनोगे तो आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है छत्तीसगढ़ के उदयपुर की। छत्तीसगढ़ के उदयपुर में संजय नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 17 साल। वह अपने घर में अपने मम्मी और पापा के साथ रहा करता था और वह फिलहाल पढ़ाई लिखाई कर रहा था। दोस्तों, उसका बड़ा भाई भी था। बड़े भाई की शादी हो जाती है और बड़ा भाई शादी करवा करके अपनी पत्नी के गांव में रहने लगता है, यानी कि अपनी पत्नी के साथ घर जमाई बनकर वह अपनी ससुराल में रहने लगता है। अब घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ संजय है और उसके माता पिता हैं। तीनों लोग घर के अंदर रहा करते हैं। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, एक दिन संजय के माता पिता, मम्मी 45 साल की थी और जो पिता था वह 54 साल का था। एक दिन क्या होता है, उसके माता पिता घर से निकल जाते हैं और घर के अंदर रह जाता है अकेला संजय। अब संजय अपने घर में बैठा हुआ था। एक दिन गुजरते हैं, 2 दिन गुजरते हैं, 3-4 दिन गुजर जाते हैं। संजय अपने घर में अकेला ही बैठा हुआ था। तभी संजय का बड़ा भाई गांव आता है और फिर जब वह घर आता है तो संजय से पूछता है कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं। संजय बताता है कि मम्मी पापा मुझसे कहकर गए हैं कि हम रिश्तेदारी में जा रहे हैं। तो संजय का जो बड़ा भाई होता है वह रिश्तेदारी का नाम पूछता है। तभी संजय उसको रिश्तेदारी का नाम बता देता है कि मुझसे वहाँ जाने के लिए कहकर गए हैं। दोस्तों, संजय रिश्तेदारी में फ़ोन करता है लेकिन वहाँ पर वो नहीं पहुँचे थे। फिर संजय दूसरी रिश्तेदारियों में फ़ोन करता है लेकिन वहाँ पर भी दूसरी रिश्तेदारियों में भी वो मम्मी पापा उनके नहीं पहुँचे थे। अब दोस्तों, संजय का जो बड़ा भाई होता है वह उस रिश्तेदारी में फ़ोन करता है जहाँ की संजय बता रहा था, लेकिन उस रिश्तेदारी में जब फ़ोन करता है संजय का बड़ा भाई तो वहाँ पर भी पता लगता है कि यहाँ पर उनके मम्मी पापा नहीं आए थे। फिर संजय का जो बड़ा भाई है वह दूसरी रिश्तेदारियों में फ़ोन करता है और पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं भी किसी भी रिश्तेदारी में उनके मम्मी पापा नहीं पहुँचे थे। अब संजय का जो बड़ा भाई होता है उसको टेंशन हो जाती है, उसको कुछ खतरे की आशंका होती है, तो वह पुलिस थाने में पहुँचता है और वहाँ जाकर पुलिस के सामने रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि मेरे मम्मी पापा 4-5 दिन से घर नहीं हैं और मुझे खतरे की आशंका है। न जाने उनके साथ क्या हुआ है, कहाँ वो गए हैं, वरना तो वो बता कर जाते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा हुआ है पहली बार कि वो बता कर नहीं गए हैं और 4-5 दिन उनको हो चुके हैं घर से जाए। तो दोस्तों, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और फिर मामले की छानबीन में जुट जाती है। पुलिस सारी रिश्तेदारियों में फ़ोन करती है लेकिन सारी रिश्तेदारियों में पुलिस को भी कोई सुराग उनका हाथ नहीं लगता है। पूरी रिश्तेदारियों में फ़ोन करने के बाद पुलिस परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर यह मामला क्या है। फिर थाने के अंदर ही जो संजय था वह भी वहीं पर बैठा हुआ था, संजय का भाई भी वहीं पर बैठा हुआ था। फिर पुलिस संजय से कुछ सवाल जवाब करती है लेकिन संजय उन सवाल जवाबों के उत्तर ढंग से नहीं दे रहा था, वह हड़बड़ाई आवाज़ में बोल रहा था। पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है और पुलिस उससे अच्छी तरह से पूछताछ करती है, लेकिन संजय टूटता नहीं है। वह नहीं बताता है कि उसके मम्मी पापा कहाँ गए हैं। फिर पुलिस संजय को और उसके बड़े भाई को लेकर उनके घर आती है और घर आकर देखती है पुलिस तो जो दीवारें होती हैं वो कच्ची थी। उन दीवारों पर गोबर का लेप हुआ था जो कि ताज़ा ताज़ा था। उसके बाद वहीं पर फर्श खुदा हुआ पड़ा था, उसके ऊपर भी गोबर का लेप हुआ था, ताज़ा मिट्टी पड़ी हुई थी जो कि ताज़ा थी। अब पुलिस यह देखकर परेशान हो जाती है और फिर उस मिट्टी को हटाने लगती है। पुलिस जैसे मिट्टी को हटाने लगती है तो उसमें से बहुत ज़ोर की बदबू उठती है। पुलिस मामले को देखकर समझ जाती है कि हो ना हो इनके मम्मी पापा इस गड्ढे के अंदर दबे हुए पड़े हैं। पुलिस और गड्ढा खोदती है और ज़्यादा गड्ढे को खोदा जाता है और संजय से साथ साथ में पूछा भी जाता है कि तुम्हारे मम्मी पापा कहीं इसके अंदर तो नहीं है। संजय मानता नहीं है और कहता नहीं है कि इसी के अंदर है। संजय फिर भी यही कहता रहता है कि मुझे नहीं पता, मुझसे तो रिश्तेदारी की कहकर गए थे घर से। फिर पुलिस पूरे गड्ढे को खोद लेती है। तो जब पूरा गड्ढा खोदा जाता है तो वहाँ पर 2 डेड बॉडीज़ जो कि संजय के माता पिता की थी, बुरी तरह से सड़ रही थी, गल रही थी और ज़ोर ज़ोर से बदबू उनमें से उठ रही थी। पुलिस दोनों डेड बॉडीज़ को बाहर निकाल लेती है और अब संजय से अच्छी तरह से खातिरदारी करके उससे पूछताछ की जाती है। तो दोस्तों, संजय अब टूट जाता है। पुलिस पूछती है कि आखिर ये डेड बॉडीज़ घर में कैसे आई जब तू घर में ही रहता था। तो संजय टूट जाता है और संजय सारी घटना को पुलिस के सामने बयां करने लगता है। संजय बताता है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पर रहा करता था और मैं पढ़ाई लिखाई करता था,
लेकिन मेरे मम्मी पापा हमेशा यही कहते रहते थे कि तू पढ़ ले लिख ले, तू पढ़ता लिखता कुछ है नहीं, तू अपने भाई की तरह पढ़ लिख ले और कुछ कामयाब इंसान बन जा, कोई नौकरी ले ले, तेरा गुजारा इस तरह से नहीं होगा। वो मुझे रोज़ रोज़ टॉर्चर किया करते थे, रोज़ रोज़ यही कहते थे कि पढ़ ले लिख ले। मुझे ये टॉर्चर अच्छा नहीं लग रहा था और एक दिन मैं एक कमरे के अंदर बैठा हुआ था, सुबह से भूखा प्यासा, तभी मेरे पापा कमरे के अंदर आते हैं और वो मुझसे खाने का नहीं पूछते हैं, वो मुझसे फिर ताने देने लगते हैं कि तू पढ़ेगा नहीं, तू निठल्ला है, तू कुछ नहीं करेगा अपने जीवन में, तू ऐसे ही रहेगा। तो मुझे गुस्सा आ गया, फिर वहीं पर रखा हुआ एक चाकू उठाया और अपने पिता के गले पर चाकू से वार कर दिया और कई वार उसके ऊपर किए। जैसे ही उस पिताजी के ऊपर वार हुए चाकुओं से, ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। फिर उसकी चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर मेरी माँ कमरे के अंदर आती है और फिर मैं उस चाकू से अपनी माँ के ऊपर भी उसके बालों को पकड़कर उसकी गर्दन पर वार कर देता हूँ। वह भी ज़मीन पर गिर जाती है, वह भी तड़पने लगती है और भी कई बार उसके ऊपर मैं करता हूँ। तो दोस्तों, फिर बताता है संजय कि कुछ देर तक वो हिलते रहते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वह हिलना जुलना बंद कर देते हैं और फर्श के अंदर खून फैल जाता है। जैसे ही वह हिलना डुलना बंद कर देते हैं तो मुझे चिंता होती है कि इनकी डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाऊं। तभी मैं यहीं पर फर्श में गड्ढा खोदता हूं और गड्ढे के अंदर इनकी डेड बॉडीज़ को डाल करके ऊपर चौके से लीप करके और फिर खाट बिछा करके यहीं पर खाना खाता हूं। और अब मेरी टेंशन ख़त्म हो चुकी थी कि अब मुझे जो रोज़ रोज़ डांटा करते थे, अब वो इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। इसी तरह से मैं यहीं पर बैठकर खाना खाया करता था, आराम से रहा करता था। 2-3 दिन गुजरने के बाद इस जगह से बहुत ज़ोर ज़ोर से बदबू आने लगती है और जैसे बदबू आने लगती है तो मैं घर का दरवाज़ा अब बंद रखने लगता हूँ, जिससे किसी और को बदबू ना सूंघने को मिले। लेकिन मेरा बड़ा भाई जैसे आता है तो इसने मेरा भांडा फोड़ दिया, वरना किसी को पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको डॉक्टरी मेडिकल के लिए भेजती है। तो वहाँ से पता चलता है कि इसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है टेंशन कर करके। तो दोस्तों, पुलिस उसको, वो अभी नाबालिग है, उसको जेल में भेजा जाएगा, उसके ऊपर केस चलेगा। तो ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे? क्या उसके माँ बाप गलत थे जो उससे पढ़ने लिखने की कहा करते थे? उससे कहा करते थे कि तू पढ़ ले लिख ले तो कामयाब हो जाएगा अपने भाई की तरह? या फिर वह खुद संजय ही सही था कि उसने माँ बाप को रास्ते से हटा दिया और अब वो चैन की सांस आराम से बैठ कर ले रहा था? तो आपको क्या लगता है, किसकी गलती है? संजय की गलती है या उसके माँ बाप की गलती है, या फिर उसके बड़े भाई की गलती है जो माँ बाप के होते हुए वह घर जमाई बनकर अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर रह रहा था? तो दोस्तों, माँ बाप जब भी किसी बच्चे से कोई काम के लिए कहते हैं या फिर पढ़ने लिखने के लिए कहते हैं तो बच्चे के भविष्य के ऊपर ही चिंतित रहते हैं हमेशा। उनको लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ लेगा लिख लेगा तो कुछ कामयाब इंसान बन जाएगा ज़िंदगी के अंदर, वरना बिना पढ़े लिखे कुछ भी कामयाबी मिलने वाली नहीं है। तो माँ बाप जितने भी होते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, आप सभी के माँ बाप ने आपसे कहा होगा और ज़्यादातर माँ बाप कहते ही हैं अपने बच्चों से कि पढ़ाई कर लो, लिखाई कर लो, ये तुम्हारे जीवन में काम आएगी। लेकिन ऐसी ऐसी औलादें भी हो जाती हैं जिनको ये बात अच्छी नहीं लगती और इस तरह के कांड को अंजाम दे डाला इस संजय ने। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।